तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बीट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बीट टॉपिक पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। क्या होता है बीट? देखो, बीट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। पहली आपने स्टैंडिंग वेव की थी, सेकंड है बच्चों बीट्स। देखो, जब दो वेव्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रही, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है बट उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है। ध्यान से सुनो, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड traveling along same direction but having slightly different frequencies superimpose each other, तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है बच्चों। किसी तरफ वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, किसी पॉइंट पे वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑल्टरनेटिंग ऐसा पैटर्न मिलता है कि वेव का एम्पलीट्यूड सुपर इंपोज होकर बढ़ जाएगा, कहीं आवाज ज्यादा सुनाई देगी, कहीं आवाज बिल्कुल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। समझ लगी ये चीज? दोनों वेव कई बार कैसे हो रही है, एक के ऊपर एक आ जाएगी तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जब एक के ऑपोजिट दूसरी आ गई तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिल्कुल कट गया। तो ये वो पैटर्न है, इसको बोलते हैं बीट्स। ये बनी पूरी एक बीट जिसमें क्या एम्पलीट्यूड बढ़ा भी और क्या हो गया, कम हो गया। यही डेफिनेशन में लिखा है, व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रेवल अलोंग अ सेम पाथ इन सेम डायरेक्शन इन अ मीडियम सुपरपोज ईच अदर, देन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट साउंड, बेसिकली साउंड से बीट बनती है तो वेव ये कौन सी साउंड वेव, देन द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट साउंड वेव एट एनी पॉइंट इन अ मीडियम राइजेस। इस पॉइंट पे क्या हो चुका है, बढ़ गई है, एंड किसी पे क्या हो गई, फॉल्स। इस पॉइंट पे क्या हो गया, फॉल्स। और बेसिकली टेक्निकली इनको क्या बोलते हैं, वैक्सिंग एंड वैनिंग। जिस पॉइंट पे बढ़ जाती है उसको वैक्सिंग बोलते हैं, जिस पे कम हो जाती है उसको वैनिंग बोल देते हैं। ऑल्टरनेटिवली होएगा, एक तो पहले बढ़ेगा कम ऑल्टरनेटली हो रहा है, और दूसरा पीरियोडिकली हो रहा है, फिक्स टाइम के बाद बढ़ेगा कम होगा, और इसी को क्या बोलते हैं हम, बीट। क्लियर हो गया ये चीज? अब साउंड सुनाता हूं मैं आपको। देखो, इसके लिए मैंने क्या बोला, दो वेव होना बहुत जरूरी है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ना फोन पे मैं आपको दो साउंड सुनाऊंगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट साउंड है, ये फर्स्ट साउंड है, अब ये दूसरी साउंड है, थोड़ा सा फर्क है। सुन रहे हैं ना, ज्यादा कम ज्यादा, दोबारा सुन लो, अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट साउंड है, अब ये दूसरी साउंड है। दिस इज बीट, जिसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम, फिर क्या हो रहा है, मिनिमम, फिर मैक्सिमम। जब आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है तो ये चीज है, जब कम आ रही है तो ये चीज है। अब इसी को अगर मुंह से करके बताएं तो एक सिंगल वेव आई, टी ऐसे आवाज आ रही है ना। ये दूसरी की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो थोड़ी तीखी हो जाएगी, टी ऐसे हो गई। अब जब ये दोनों कंबाइन हुई, कंबाइन वाला पैटर्न सुन लो, कंबाइन वाला टिंग 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 ऐसे हो रहा था। क्लियर हो गया ये चीज? अब जिसको उसमें नहीं समझ लगा, इधर समझ लग जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बीट्स। क्लियर होगी ये चीज, समझ लग गई? नोट करो। अब देखिए बच्चों, यहां पे नेसेसरी कंडीशन क्या है, पहले तो बीट्स के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है बच्चों कि अगर बोलो ये वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है, तो बीट्स तभी बन सकती है बच्चों जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है ना बच्चों, वो लेस देन या इक्वल टू क्या हो, 10। इतनी कम फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब अगर 255 हर्ट्ज है, दूसरी कितनी हो गई, 258, 259, 10 से ज्यादा ना हो जाए, 267 वाली नहीं होगी उसके साथ, फिर नहीं बीट सुनाई देगी। तो कितना डिफरेंस टॉलरेबल है, 10 या 10 से कम। क्लियर हो गया ये चीज? और अगर आपसे बीट की फ्रीक्वेंसी पूछ ली कि बीट की फ्रीक्वेंसी बताओ ये वाली, कि एक सेकंड में ये कितने बन रहे हैं, तो वो कैसे निकलती है, न्यू 1 माइनस न्यू 2 का मोड। दोनों फ्रीक्वेंसीज को माइनस करो और उसका क्या कर दो, मोड कर दो, वो होती है बीट की फ्रीक्वेंसी। समझ लगी ये चीज? क्लियर हो गया? अब यही चीज हमने एनालिटिकली सॉल्व करनी है इक्वेशंस की हेल्प से, कि भी बीट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, न्यू 1 माइनस न्यू 2। उसके लिए देखो बच्चों, अब हमने क्या किया, दो वेव्स कंसीडर की। हमने पहली वेव कंसीडर की बच्चों, ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा 1, देखो इसको मैंने लिख दिया ए साइन, ओमेगा को लिख दिया 2 पाई न्यू 1 टी। मैंने 1 2 क्यों लिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज दोनों वेव की क्या है, अलग अलग। फेज डिफरेंस मैंने क्या लिया, 0, क्योंकि दोनों सेम फेज में जाएगी
सेम एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड हमने दूसरे का भी क्या ले लिया, ए साइन 2 पाई न्यू की जगह क्या आ जाएगा, न्यू टू टी। ये चीज क्लियर हो गई, समझ लगी कैसे इक्वेशन ली, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 कर दीजिए इनका रिजल्टेंट। यहां पे a साइन 2 पाई न्यू 1 t प्लस a साइन 2 पाई न्यू 2 t, ये चीज आ गई। यहां से a कॉमन निकल गया, साइन 2 पाई न्यू 1 t प्लस साइन 2 पाई न्यू 2 t, ये चीज आ गई। यहां पे अब क्या लगेगा फॉर्मूला, ये बच्चों पूरा एंगल है ना यहां से लेके यहां तक, इसको c मान लो और इसको क्या मान लो, d। साइन c प्लस डी, साइन d का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या था वो फॉर्मूला, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 सी कॉस c माइनस डी बाई 2। तो यहां पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 पाई न्यू 1 t प्लस 2 पाई न्यू 2 t डिवाइडेड बाई 2, ये चीज आ गई। और इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई न्यू 1 t माइनस 2 पाई न्यू 2 t डिवाइडेड बाय 2। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब कॉमन निकाल दो, 2 आगे साइन 2 पाई कॉमन निकल जाएगा, t कॉमन निकल जाएगा, या 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 t बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर भी ऐसी cos 2 पाई कॉमन न्यू 1 माइनस न्यू 2 t बाय 2, ये कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन बन गई। अब जो आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, देखो ये भी इक्वेशन साइन में है, ये भी इक्वेशन साइन में है, तो ये भी इक्वेशन साइन में जाएगी, साइन को छोड़ के बाकी जो पार्ट होगा वो किस में जाएगा, एम्पलीट्यूड में। मतलब अगर रिजल्टेंट वेव ये आपकी 2a कॉस वाला पार्ट आगे लिख रहा हूं, कॉस पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 t, साथ में क्या आ गया, साइन न्यू 1 प्लस न्यू 2 t। इसमें अगर बात करें एम्पलीट्यूड क्या होएगा आपका, ये सारा का सारा क्या होएगा आपका, एम्पलीट्यूड। साइन वाला पार्ट वेव की इक्वेशन में जाएगा, ये क्या बन गया, एम्पलीट्यूड। तो हमने इसको लिख दिया a डैश, तो हमारी इक्वेशन आ गई a डैश साइन न्यू 1 प्लस न्यू 2 t, ये चीज आ गई। a डैश कितना आ गया, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज 2a cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 t, so this is amplitude। क्लियर हो गया इतना चीज, पहले इतना नोट करिए, साइन पाई भी आएगा, ठीक है, इतना नोट करिए। अब बच्चों देखो, अब हम देखेंगे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यूज कब कब आएंगी, जो आपके बीट्स में मैक्सिमम वैल्यू कब कब आएगी। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें एम्पलीट्यूड को क्या करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम करना पड़ेगा। हमने वो टाइम निकालना है जहां पे आपकी बीट में एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, मैक्सिमम। तो उसके लिए आप एम्पलीट्यूड को कर दो मैक्सिमम। क्या है आपका एम्पलीट्यूड, 2a cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 t, है ना, ये मैक्सिमम करना है। इसमें देखो बच्चों a तो चेंज होना नहीं, सिर्फ किसने चेंज होना है, cos ने। तो ये वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब कौन मैक्सिमम होगा, cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 t, ये मैक्सिमम हो जाए। cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस 1, यही होती है ना मैक्सिमम वैल्यू cos की। ऊपर भी मैक्सिमम है और नीचे भी क्या है, मैक्सिमम। तो cos की मैक्सिमम वैल्यू आएगी बच्चों प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 कब होता है, n पाई पे, cos 0 भी 1, cos पाई माइनस 1, cos 2 पाई प्लस 1, cos 3 पाई माइनस 1। तो हम क्या लिख देंगे, जब इसका जो एंगल है पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 t किसके इक्वल हो जाए, n पाई के, where n starts from 0 1 2 3 so on, ये चीज आ गई। यहां से अब देखिए, यहां से टाइम कितना आ गया, n पाई बाय पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2, ये कैंसिल कितना आ गया, n न्यू 1 माइनस न्यू 2। अब टाइम टेकन टू रीच सक्सेसिव मैक्सिमास, सक्सेसिव मैक्सिमा कितने कितने टाइम पे आएगा। पहला मैक्सिमा कब आएगा, जब आप n की वैल्यू कितना पुट कर दोगे, 0। तो मतलब जब टाइम कितना होगा, 0 एट टाइम, पहला आ गया 0 पे, दूसरा कितने पे आएगा, n की जगह क्या पुट कर दो, 1,
तो कितना आ गया 1 बाय ν1 माइनस ν2। तीसरा कितने पे आएगा 2 बाय ν1 माइनस ν2। तो मुझे ये बताओ टाइम बिटवीन टू मैक्सिमा कितना हो 1 बाय ν1 माइनस ν2 सेकेंड का माइनस 0 कितना आ गया 1 बाय ν1 माइनस ν2। चाहे आप इसमें से इसको माइनस कर दो 2 माइनस 1 यही आंसर आएगा। तो दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का कितना टाइम है 1 बाय ν1 माइनस ν2। ये चीज क्लियर होगी। हमने बीट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसके लिए पहले टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। ये किसका टाइम पीरियड आ गया मैक्सिमा का, कि मैक्सिमा कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। तो इतने टाइम के बाद मैक्सिमा क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। अब ऐसे ही हम मिनिमा की बात करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं मिनिमा की। तो मिनिमा के लिए बच्चों आपको एम्पलीट्यूड को क्या करना पड़ेगा मिनिमम। एम्पलीट्यूड मिनिमम का मतलब कौन मिनिमम होगा कॉस वाला फैक्टर। तो कॉस पाई ν1 माइनस ν2 t इज इक्वल टू मिनिमम कितने पे आता है मिनिमम 90s पे 270s पे, मतलब कितनी वैल्यू हो जाती है 0 वैल्यू हो जाती है। मिनिमम वैल्यू कॉस की 0 है, कितने पे आती है ये 90 270 फिर आगे आगे ऐसे। तो उसको जनरल फॉर्म में क्या लिखोगे 2n plus 1 pi by 2 where n starts from 0 1 2 3। n को 0 पुट करोगे तो पहला क्या आ रहा है पाई बाय 2, पहला 0 पाई बाय 2 पे ही आता है। और इधर एंगल क्या है हमारा पाई ν1 माइनस ν2 t। यहां से ये पाई से पाई कैंसिल, तो यहां से t कितना आ गया 2n plus 1, ठीक है, नीचे 2 ν1 माइनस ν2। ये चीज आ गई, क्लियर हो गया, ये चीज समझ लग गई। अब टाइम टेकन फॉर सक्सेसिव मिनिमा, सक्सेसिव मिनिमा के बीच का टाइम। तो पहला मिनिमा कब आ रहा है जब n की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे 0, तो कितना आ गया 1 बाय 2 ν1 माइनस ν2। दिस इज योर फर्स्ट मिनिमा। इस इतने टाइम पे आएगा पहला मिनिमा, टाइम लिख रहे हैं ना, तो पहला मिनिमा इतने टाइम पे आएगा। दूसरा कितने पे आएगा n की जगह 2, तो कितना आ गया 3 बाय 2 ν1 माइनस ν2। तीसरा कितने पे आएगा 5 बाय 2 ν1 माइनस ν2। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा, दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच का टाइम क्या है बच्चों 3 बाय 2 ν1 माइनस ν2 माइनस 1 बाय 2 ν1 माइनस ν2। कितना आ जाएगा बेसिस से, मतलब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सेम ही है। 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1 बाय ν1 माइनस ν2। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ मिनिमा। दो मैक्सिमा का टाइम पीरियड भी सेम था, दो मिनिमा का टाइम पीरियड भी सेम था। और एक जो हमारी बीट है उसमें एक मैक्सिमा आता है और एक क्या आता है मिनिमा आता है ना, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा से बीट बनता है। दो मैक्सिमा सेम टाइम पे आ रहा है, दो मिनिमा सेम टाइम पे आ रहा है, मतलब बीट का टाइम पीरियड क्या होगा यही होगा, हर एक टाइम के बाद रिपीट हो रही है। मैक्सिमा दो इतने टाइम पे रिपीट हो रहा है, मिनिमा दो इतने टाइम पे रिपीट हो रहा है, तो बीट भी तो इतने टाइम पे ही रिपीट होगी। तो इसका मतलब देखो हम बोलेंगे, तो दिस इंप्लाइज टाइम पीरियड ऑफ बीट कितना आ गया 1 बाय ν1 माइनस ν2। सो व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट क्या होती है 1 बाय t, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ गया ν1 माइनस ν2। ये चीज आ गई, यही तो प्रूफ करना था। मैग्नीट्यूड इसलिए लिख दिया बीट ν1 बड़ा हो ν2 छोटा हो, या ν2 बड़ा हो ν1 छोटा, तो मैग्नीट्यूड इसलिए लिख देते कि आंसर तो प्लस में ही आना। तो ये आपने प्रूफ करना होता है, पेपर में ये आता है कि फ्रीक्वेंसी प्रूफ करिए ν1 माइनस ν2। क्लियर हो गई, नोटेड डाउन। अब बच्चों देखो थोड़ा ग्राफ को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ग्राफ भी बोलेगा बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज बनाई, इसमें और इसमें रेपिटेशन में थोड़ा सा फर्क है। ध्यान से देखो, ये कम फ्रीक्वेंसी है, ये ज्यादा है, ये जल्दी रिपीट हो रहा है ना। अब देखो ये एक लाइन बनाई है बच्चों, स्ट्रेट लाइन, इस लाइन पे चेक करिए, ये भी ऊपर और ये भी क्या है ऊपर, तो रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ है। तो हमें एम्पलीट्यूड में क्या मिलेगा मैक्सिमा। और वहीं बच्चों अगली लाइन ये वाली देखिए, इस लाइन पे इसका एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है नीचे की तरफ, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट। यहां पे क्या हो गया मिनिमा।
तो मैक्सिमा कहां हो रहा है, जहां पे दोनों सेम फेस में, मतलब दोनों ऊपर है या दोनों क्या है, नीचे है। और मिनिमा क्या होएगा, जहां एक ऊपर होगा एक क्या होगा, नीचे होगा। फिर अगला भी यही है, देखो ये दोनों ऊपर ऊपर है तो मैक्सिमा आया, ये दोनों ऊपर नीचे है तो क्या है, मिनिमा। तो मेक श्योर जब आपने ये डायग्राम बनाना है तो ऐसे ही हो कि जहां आप मैक्सिमा शो कर रहे हो वहां पे दोनों क्या ऊपर ऊपर हो, जहां आप मिनिमा शो कर रहे हो एक ऊपर और एक क्या हो, नीचे। क्लियर होगी ये चीज, समझ लग गया ना? तो ये ध्यान से करना है इस चीज को, ठीक है। और कंडीशन आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस शुड बी लेस देन 10। क्लियर हो गया ये चीज। अब बढ़ते हैं इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल में बच्चों देखो, न्यूमेरिकल से पहले एक आपको ये मेथड पता होना चाहिए, लोडिंग एंड फाइलिंग मेथड टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव हो चाहे स्कूल के पेपर। अब देखो आपको बीट की फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और आपसे कोई एक फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाएगी, एक गिवन होगी, मतलब आपको न्यू टू अननोन है, ये नहीं गिवन, न्यू टू अननोन है, न्यू वन गिवन होगा, बीट की फ्रीक्वेंसी गिवन। अब आप क्या करोगे, देखो बच्चों, आप बोलोगे मोड है तो इट कैन बी प्लस और माइनस, मोड इधर जाके प्लस माइनस में बोलेगा, मोड में वैल्यू इधर वाली प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। तो आप बोलोगे न्यू वन माइनस न्यू कैन बी प्लस माइनस बी भी, ये चीज होगा, यही होगा ना। तो यहां से आप सेकेंड फ्रीक्वेंसी को क्या लिख दोगे, या हम बोले हमें न्यू वन अननोन है, फर्स्ट वन ये अननोन है, तो यहां से न्यू वन क्या आ गया, न्यू टू प्लस माइनस न्यू बी, ये आ गया कि सेकेंड की फ्रीक्वेंसी में से बीट की फ्रीक्वेंसी प्लस भी होगी और माइनस भी। दो आंसर आएंगे, कैसे, एग्जांपल में समझो। देखो एक है मान लो 50 हर्ट्ज न्यू टू, ठीक है, बीट की फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बोल दी कितनी है, 4। अब आपको पता है बीट की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, न्यू वन माइनस न्यू टू। अब अगर न्यू वन 54 हुआ, क्या बीट बनेगी, बताओ, बनेगी, डिफरेंस कितना है 4। और अगर न्यू वन 46 हुआ, क्या बीट बनेगी, बनेगी, तब भी डिफरेंस न्यू टू और न्यू वन में कितना है 4। तो वैल्यू कैन बी 50 प्लस 4 54, 50 माइनस 4 46, पर एक्चुअल में होगी तो कोई एक ही ना। अब इस दुविधा से निकलने के लिए हमारे पास ये मेथड है लोडिंग एंड फाइंडिंग, ठीक है। अब लोडिंग मेथड क्या है, देखो ट्यूनिंग फोक के साथ ये क्वेश्चन आते हैं, ट्यूनिंग फोक तो आप सभी ने देखेंगे, ठीक है। ट्यूनिंग फोक में हम क्या करेंगे बच्चों, लोडिंग में क्या है, हम यहां पे वैक्स लगा देंगे, वैक्स लगा के क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी जो है ट्यूनिंग फोक की वो कम हो जाती है, क्योंकि मास बढ़ जाएगा ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम। वैक्स लगा दी, इसके बाद वैक्स लगाने से क्या हो गया, मास कम हो गया, मास कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी, मास बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई। अगर बच्चों ध्यान से समझना, अगर वैक्स लगाने से बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो आपकी जो बच्चों ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी ना न्यू वन, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी न्यू टू प्लस माइनस था ना, तो न्यू टू माइनस न्यू बीट, ये आंसर होगा उस केस। ध्यान से समझो, अगर वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ गई, कौन सी फ्रीक्वेंसी, बीट की फ्रीक्वेंसी, तो आपका आंसर प्लस वाला होगा या माइनस वाला, आपका आंसर माइनस वाला होगा। वही बच्चों अगर वैक्स लगाने से बीट की फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, प्लस वाला होगा। अब आप पूछोगे ये कैसे, तो उसके लिए वही नंबर से खेलते हैं हम दोबारा से। हमें पता है कि भी हमारा जो न्यू टू है वो कितना है 50 हर्ट्ज, ये चीज है ना। बीट की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 4, मैंने वैक्स लगा दी, वैक्स लगाने से हमें ये तो पता है कि न्यू वन की फ्रीक्वेंसी पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वैक्स लगाने से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कम ही होती है, तो न्यू वन पहले से कम हो जाएगा, है ना, न्यू वन पहले से कम हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू बच्चों 54 है, मान लो अगर उसकी वैल्यू 54 है तो ये पहले से कम हो जाएगी, मतलब 53 हो गई, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 53 माइनस 53, पहले से क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर बीट की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा वाली होगी। तभी हमने लिखा अगर बीट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो उल्टा होगा। उसके लिए देखो, अगर मैं बोलूं ये आंसर है 46,
हमने वैक्स लगाई, वैक्स लगाने से क्या होएगा, ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, न्यू वन मान लो कितनी होगी 44 हो गया, तो अब डिफरेंस कितना आ रहा है 50 माइनस 44 कितना हो गया 6, बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो इसका मतलब न्यू वन कौन सा है, कम वाला है। तो यही चीज है, अगर बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो न्यू वन कम वाली होगी, और अगर बीट की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारी न्यू वन वो क्या होगी, ज्यादा वाली होगी। तो आप इसको सीधा मेमोराइज कर सकते हो, क्वेश्चन आना है न्यूमेरिकल, तो सीधा उल्टा रिलेशन है, अगर वैक्सिंग करने से बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आपकी क्या होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू टू प्लस बीट फ्रीक्वेंसी जब माइनस, दोबारा सुनो, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है बीट की वैक्सिंग करने के बाद तो आपकी जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकलेगी, टू माइनस बीट, माइनस करके, और वहीं बच्चों अगर वैक्स लगाने से बीट की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो आपकी जो अननोन है वो कैसे निकलेगी, प्लस करके। ये याद रखना वैक्सिंग का। दूसरा कंसेप्ट है बच्चों फाइलिंग। फाइलिंग क्या होता है, छीलना। अगर बच्चों आप छील दोगे तो टाइम, आप खुद सोचो, छील दोगे तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर, इसमें कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा, सीधा याद कर सकते हो, उल्टा हो जाएगा। फाइलिंग करने के बाद अगर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आपकी जो बच्चों ओरिजिनल होगी वो कैसे निकलेगी, प्लस करके, ओरिजिनल प्लस करके निकलेगी। और वहीं अगर बीट की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई तो आपकी जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकलेगी, माइनस। क्लियर हो गया, तो आप सीधा मेमोराइज करेंगे, आपको कोई कंसेप्ट अगर नहीं भी सीखना मत सीखो, सीधा मेमोराइज कर लो। वैक्सिंग में उल्टा होगा, वैक्सिंग में बीट बढ़ रही है तो अननोन वाली माइनस करके निकलेगी, ठीक है। फाइलिंग में क्या है, अगर बीट बढ़ रही है तो अननोन प्लस करके निकलेगी। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब मैं बढ़ूंगा इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए, इसमें आने न्यूमेरिकल ये है, a tuning fork of unknown frequency gives 4 beat per second when sounded with the fork of frequency 320 Hz. Unknown frequency पूछी है न्यू वन, बीट की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 4, और आपको दूसरे की फ्रीक्वेंसी कितनी है जिसके साथ उसने बीट्स बनाई है वो कितनी है 320 Hz। ये चीज है ना। अब न्यू वन क्या हो सकता है, न्यू टू प्लस माइनस न्यू बी, दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो क्या आएगा 320 प्लस माइनस 4, आइदर आंसर आएगा बच्चों 316 और कितना आएगा 324। यहां तक हो गया, दुविधा आ गई। अब यहां तो वैक्सिंग करेगा या क्या करेगा, फाइलिंग करेगा, ठीक है। तो when loaded with little wax it gives 3 beat। लोडिंग करने के बाद बीट की जो फ्रीक्वेंसी है क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसका मतलब न्यू वन कैसे निकलेगा, प्लस करके। तो प्लस वाली कौन सी 324, तो दिस इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। इजी है ना, इजी है, ठीक है, नोट करिए। अब बच्चों नेक्स्ट इज आईआईटी क्वेश्चन। अब यहां पे फिर दुविधा आएगी, वैक्सिंग और फाइलिंग करने के बाद भी दुविधा है। कैसे, देखो हमारे पास अननोन फ्रीक्वेंसी पूछी गई है कितनी है, जो 4 बीट्स दे रही है, तो फ्रीक्वेंसी बीट की गिवन है 4, किसके साथ, दूसरी फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें न्यू टू, नॉन फ्रीक्वेंसी 310। तो आपको पता लग गया न्यू वन कैन बी न्यू टू प्लस माइनस न्यू बी, 310 प्लस माइनस 4 314 या 306, ये दोनों में से एक आंसर होगा। फिर देखोगे फाइलिंग की, फाइलिंग करने के बाद क्या प्रॉब्लम आ गई, सेम नंबर। फाइलिंग करने के बाद भी हमारी जो न्यू आ रही है, बीट की फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो क्या है, सेम है। अब पता ही नहीं लगना, अगर बढ़ जाती क्या आंसर होता, प्लस वाला, फाइलिंग में प्लस वाला है, और अगर कम हो जाती तो कौन सा होता, माइनस वाला। फाइलिंग में सीधा सीधा है, बढ़ी तो प्लस, माइनस जब कम हुई, पर यहां तो सेम है। अब ध्यान से समझो, सेम का मतलब क्या है, नॉर्मली फाइलिंग करके जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑन फाइलिंग क्या होती है, बढ़ती है या कम होती है, फाइलिंग करने के बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है ना, मास कम हो जाता है। अब देखो
आपकी बीट्स तभी बननी है या तो न्यू वन 314 हो या कितना हो 306। ध्यान से समझना इस चीज को। बीट्स तभी बननी है जब न्यू वन या तो 314 हो या कितना हो 306, और बीट्स दोनों केसेस में बन रही है फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद भी और बिना बढ़ाए भी। तो अब मुझे बताओ ओरिजिनल कौन सी होगी? ये ओरिजिनल होगी कि फाइलिंग करने के बाद अगर बढ़ भी गई तो भी बीट्स देगी। बीट्स तो इस फ्रीक्वेंसी ने भी देनी है और इस फ्रीक्वेंसी ने भी देनी है। अगर इस फ्रीक्वेंसी की फाइलिंग करोगे, आपने ट्यूनिंग फोक की जो इस फ्रीक्वेंसी की है फाइलिंग की, बढ़ जाएगी ना और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 314, फिर से क्या बन गई बीट। पर अगर आपने इसकी फाइलिंग की, अगर ये ओरिजिनल होती, आप इसकी फाइलिंग करते 314 से 320 हो जाती, क्या बीट बनती? नहीं बनती। बीट तो तभी बननी है जब डिफरेंस कितना आता 4। तो इसका मतलब ओरिजिनल कौन सी है? ये वाली है। दिस इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू वन 306, क्योंकि ये बढ़ने के बाद भी हमें क्या दे रही है? बीट दे रही है, क्योंकि बढ़ने के बाद ये 314 हो जाएगी और 314 और 310 का डिफरेंस दोबारा से कितना आ गया 4। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये सोच लेते हैं बढ़ जानी है जी, बढ़ जानी है, ज्यादा वाली कौन सी 314, ये आंसर होगा। ऐसे नहीं होगा। इनिशियल तो 306, ये बढ़ेगी ना 314 में, तब बीट्स बनेगी। क्लियर हो गया? नोट इट डाउन। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आईआईटी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जेई में ज्यादा आते हैं। आपसे बोला गया फोक है, वही सेम ट्यूनिंग फोक, अननोन फ्रीक्वेंसी का है, साउंडेड विद वन ऑफ द फ्रीक्वेंसी 288, मतलब गिवन फ्रीक्वेंसी 288 है। कितनी बीट्स दे रहा है? हमें बीट की फ्रीक्वेंसी गिवन है 4 बीट्स फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कि 4 बीट्स पर सेकेंड हो रही। अब आपको पता है न्यू वन क्या होएगा? न्यू टू प्लस माइनस न्यू बी, 288 प्लस माइनस 4, तो कितना आ गया? आइदर हो जाएगा ये 292 और कितना हो जाएगा 284। अब फिर दुविधा से निकलने के लिए उसने क्या कर दिया? लोडिंग कर दी, मतलब वैक्सिंग कर दी। वैक्सिंग करने के बाद आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी बीट कम हो जाए ज्यादा हो जाए, तुम्हारे पास सोल्यूशन है। पर यहाँ पे क्या है? 4 बीट ही बन रही है फिर से। तो ये प्रॉब्लम आ गई कि सेम आ गई। अब आपको ये पता है कि वैक्सिंग करने से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बीट बनने के लिए तो आपको पता है डिफरेंस 4 का ही होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है बीट की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, न्यू टू माइनस न्यू वन या न्यू वन माइनस न्यू टू। अब उसके लिए चेक करो, फ्रीक्वेंसी कम होनी है, 284 कम हो गई अगर, तो क्या बीट्स बनेगी अगली बार? नहीं बनेगी। 292 कम हो गई, कितना जा सकती है? 284। 292 क्या पता इतनी कम होगी, किस पे पहुंच गई? 284। और 292 जब 284 पे पहुंच गई तो डिफरेंस तो फिर भी कितना है? 284 और 288 का 4 बीट्स बन गई ना। पर अगर ये कम होगी 284 से 280 हो गई, क्या बीट बनेगी? ये 288 ये 280, कितना हो गया डिफरेंस? 8। बीट कितनी फ्रीक्वेंसी की बन रही है? 4। तो इसका मतलब कम होनी है, तो कम कौन सी वाली होगी? ज्यादा वाली ही कम होगी ना। तो आंसर उल्टे हैं, ये याद रखना, इस पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ। कम होना है तो किसने कम होना है? ज्यादा वाले ने। बढ़ना है तो किसने बढ़ना है? कम वाले ने। तो ओरिजिनल कौन सी है? दिस इज द ओरिजिनल न्यू वन विच इज 292। नोट करिए इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पे क्वेश्चन स्ट्रिंग बेस्ड है। अब आपका ट्यूनिंग फोक का क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या होएगा? देखिए टेंशन के बेस पे क्वेश्चन होगा। अब आपको ये पता है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसकी फ्रीक्वेंसी, जो स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रूट ऑफ टी। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि आपने वो किया ना, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती है। फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग क्या होती थी? रूट टी बाय म्यू। तो रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई ना फ्रीक्वेंसी। अब अगर टेंशन कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर टेंशन बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये चीज है ना बच्चों। अब इसमें आप लोग ये कंसेप्ट देखो। सबसे पहले क्या उसने बोला कि भी दो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों सेम मटेरियल की बनी है, बीट्स प्रोड्यूस कर रही है 6 हर्ट्ज की, एक की टेंशन स्लाइटली डिक्रीज कर दी तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 7 हर्ट्ज की। अगर ए की फ्रीक्वेंसी 520 है तो बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बताइए। बीट का क्वेश्चन है, आपको पता है न्यू बी किसके इक्वल होगा? न्यू वन प्लस माइनस न्यू टू, ये होगा न्यू बी। बीट की फ्रीक्वेंसी ना यहाँ पे ए आ जाएगा भाई, 1 2 वाला कंसेप्ट। अब न्यू ए कितना है? ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 520 प्लस माइनस बीट की कितनी है? 6। कितना आंसर?
या तो 526 या कितना आ गया 540। अब इन दोनों में से ओरिजिनल आंसर क्या होगा? अब ओरिजिनल आंसर में देखो बच्चों, उसने ये बोला टेंशन कम करने से, टेंशन को डिक्रीज किया, बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। टेंशन कम किया, बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी वो फ्रीक्वेंसी होगी? खुद सोचो। टेंशन कम हुआ, बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब देखो हमें यह पता है अगर टेंशन कम होगा तो स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? कम। ये स्ट्रिंग की है, ये बीट की बात हो रही है, तो गिवन है, इसका कोई लेना देना नहीं। हमें यह पता है टेंशन कम होने से जो ओरिजिनल हमारी स्ट्रिंग होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब ये भी कम हो जाएगी और ये भी कम हो जाएगी। मान लो ये कम हो गई 520 हो गई और ये कम हो गई 510 हो गई, मान लो। तो 520 तो यही है, चलो इसको और कम कर, थोड़ा सा रेंज में रखते हैं इसको। ये मान लो कितनी हो गई? 524 हो गई, कम हो गई, दो कम कर दिया। और ये मान लो कितनी हो गई? 512 हो गई। तो अब बीट कितनी बनेगी इसके अकॉर्डिंग? 520 और 524 का डिफरेंस 4। पहले से बीट क्या हो रही है? कम। पहले कितनी थी? पहले ओरिजिनल थी 6, अब कितनी हो गई? 4। और इसके अकॉर्डिंग पहले 520 और 512 का डिफरेंस 8। इसके अकॉर्डिंग बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और हमारा भी फाइनल केस में बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुई है? बढ़ी है। तो वो कौन सी होगी? मतलब ओरिजिनल 514। क्योंकि 514 अगर कम होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा? हमारी बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। होना कम ही है क्योंकि टेंशन क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। टेंशन डिक्रीज हुई है तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज ही होनी है, इसलिए स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसीज हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसीज डिक्रीज करने के बाद कौन से केस में बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ी? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना कि बीट बढ़ गया, तो कौन से केस में बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है? 514 के केस में। अगर यही क्वेश्चन में बोलता कि बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम हो गई, तो कौन सा आंसर होता? 520। ये मैंने बस ऐसे ही बोल दिया कि इतने इतने कम। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो इससे साथ ही आपका बेस चैप्टर हो गया फिनिश।